नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। साउथ साइड की शुरुआत करेंगे। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में सौराष्ट्र तमिल संगमम का शुभारंभ किया गया। 10 दिनों तक चलने वाले इस अनूठे संगम में परंपराओं का उत्सव मनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्र दर्शन पथ के पास के मैदान में इस संगम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम भूपेंद्र पटेल के अलावा तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मौजूद रहे। इस दौरान तमिलनाडु भारत हमारे भीतर बसता है और इसलिए भारत की परिभाषा देना यह बहुत ही कठिन कार्य है। वैसे इसके बारे में भी अनेक बातें हुई हैं। जो समुद्र के उत्तर में स्थित है, जो हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जो इतने लैटिट्यूड पर है, इतने लॉन्गिट्यूड पर है, जो इतने एरिया में फैला है, आदि आदि। पर यह सब भारत के स्पेसिफिकेशंस भर हैं मेरे साथियों, भारत की विशेषताएं भर हैं। यह भारत की डेफिनेशन, यह भारत की परिभाषा नहीं है। भारत दिमाग से समझने की चीज नहीं है, भारत एक अनुभूति का विषय है। आक्रांताओं ने कितना कुछ नष्ट कर दिया, पर जन जन के भीतर बसे इस भारत का कोई आक्रांता आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। लोगों के मन में यह भारत वैसा ही है जो सदियों पूर्व था, और जब इसकी सीमाएं वैसी नहीं थी जैसी आज हैं। सौराष्ट्र में भी आक्रांताओं के आक्रमण के बाद सौराष्ट्रियंस का भले ही सब कुछ चला गया हो, पर एक अनिवार्य चीज उनके भीतर बची रह गई थी। वह चीज थी उनका अपना भारत। आपने एक कथन सुना होगा कि यू कैन टेक एन इंडियन आउट ऑफ इंडिया बट यू कांट टेक इंडिया आउट ऑफ एन इंडियन। और सौराष्ट्रियन में यह बात पूरी तरह से लागू होती है। उधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने कमर कस ली है। राहुल गांधी ने 2 चुनावी रैली को संबोधित किया। पहली रैली बीदर जिले के भालकी में और दूसरी रैली इसी जिले के हुमनाबाद में की गई। इस दौरान उन्होंने कहा, आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी और आरएसएस के लोग लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर लोगों से ये भी वादा किया, राज्य में जो भी सीएम बनेगा वो पहले दिन ही किए गए वादों को पूरा करेगा। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण में 50% कैप को हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान के पीएम ओबीसी का भला नहीं चाहते हैं। 2011 में यूपीए सरकार के दौरान जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस जनगणना की रिपोर्ट को जारी नहीं किया। जनगणना की ये रिपोर्ट सबके सामने आनी चाहिए। दो 2011 में हिंदुस्तान का सेंसस हुआ था। उस सेंसस में हमने ओबीसी का कैटेगराइजेशन किया था। आज तक वो सेंसस रिपोर्ट पब्लिक नहीं बनाई गई है। देखिए, अगर हमें सबको भागीदार बनाना है तो ये तो पता होना चाहिए कि कितनी आबादी किसकी है। ओबीसी की कितनी आबादी है, दलितों की कितनी आबादी है, आदिवासियों की कितनी आबादी है। यह पहला कदम है। अगर हमें यही नहीं मालूम कि देश में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी, दलित, बाकी लोग कितने हैं, तो हम सबको भागीदार कैसे बनाएंगे। तो पहला कदम, अगर हम देश में ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका हक उनको देना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि ओबीसी सेंसस में जो डेटा है
उसको प्रधानमंत्री रिलीज कर दें, पब्लिक कर दें। और मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये नहीं करेंगे। कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी, क्या कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया, एक लाइन भी नहीं लिखी कि आपकी चिट्ठी मुझे मिल गई, जवाब तक नहीं दिया। मैसूर सैंडल सोप कॉरपोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है, एमएलए का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा जाता है, जॉब स्कैम होता है, पुलिस सब इंस्पेक्टर को 80 लाख रुपए रिश्वत दी जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम होता है, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर जॉब स्कैम होता है, और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। भाषण में कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, मगर जब कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन उनको चिट्ठी लिख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। ये सच्चाई है। और इसीलिए आपको देखिए 40% कमीशन लेते हैं ना, इस बार इनको 40 सीट देना, 41 नहीं देना। उधर कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने से नाराज जगदीश शेट्टार ने इस्तीफा दे दिया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। बेंगलुरु में कांग्रेस दफ्तर में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। 15 अप्रैल को जगदीश शेट्टार ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी की ओर से उन्हें मनाने की कोशिश नाकाम रही। खबरों की माने तो बीजेपी ने शेट्टार को केंद्र की राजनीति में लाने की पेशकश की, उन्हें केंद्र सरकार में पद देने की पेशकश भी की, लेकिन बात नहीं बनी। खबरों की माने तो पार्टी की ओर से शेट्टार को ये कहा गया था कि वो पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा को पत्र लिखकर ये बात बता देंगे कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन शेट्टार इस बात से नाराज हो गए। उनकी नाराजगी उजागर होने के बाद पार्टी ने मनाने के प्रयास तेज किए, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। माना जा रहा है शेट्टार के जाने से पार्टी को राज्य में होने वाले चुनाव में नुकसान तो होगा। फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी में शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए। तो जगदीश शेट्टार जो कि लिंगायत समुदाय से आते हैं, पिछले 6 चुनाव हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से जीते हैं। इनका अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव भी रहा। कर्नाटक के बड़े नेताओं में ये शामिल रहे हैं। शेट्टार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शेट्टार आरएसएस और बीजेपी से करीब 5 दशकों से जुड़े थे, लेकिन अब वो कमल को छोड़ के हाथ के साथ आ चुके हैं और अब उन्होंने बीजेपी से नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी छोड़ दी है और कांग्रेस ज्वाइन की है। मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तो जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में चलिए जानते हैं कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस को कितना फायदा और बीजेपी को कितना नुकसान। जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में बीजेपी को नुकसान कितना होगा ये समझते हैं। शेट्टार लिंगायत समुदाय के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं और लिंगायत वोटर्स की आबादी 17% है। कर्नाटक की 110 विधानसभा सीटों पर ये सीधा असर डालते हैं। ऐसे में लिंगायत वोटर्स चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं।
लिंगायत समुदाय की बात की जाए तो कई सालों से बीजेपी को वोट देता रहा है ये समुदाय, और ऐसे में इसके दो बड़े कारण भी हैं कि किस तरह से लिंगायत समुदाय जो है एक बड़ा तबका माना जाता है, और शेटार इस समुदाय के जो वोटर्स हैं उनको अपने नाम करते आ रही हैं। ऐसे में जो दो बड़े कारण हैं उनमें देखिए, पहला ये येदियुरप्पा और दूसरा शेटार, ये दो कारण हैं। दोनों लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। दोनों के दम पर बीजेपी लिंगायत वोटर्स के बीच मजबूत पैठ बनाते हुए नजर आ रही है। अब शेटार कांग्रेस में जा चुके हैं। शेटार के साथ लिंगायत वोटर्स भी कांग्रेस में ट्रांसफर हो सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और ऐसे में कांग्रेस को फायदा पहुंचा है। उधर जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस काफी खुश नजर आ रही है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बीजेपी से जनता परेशान है, उनके कार्यकर्ता, पार्टी के नेता सब परेशान है। यही वजह है कि कांग्रेस में एक के बाद एक नेता बीजेपी को छोड़कर शामिल हो रहे हैं। चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। इससे शक्ति भी मिलेगी, सब यूनिटी है, और ये दर्शाता है कि जो वातावरण आज कर्नाटक में बन रहा है, इससे सब लोग खुश हैं और सभी नेता हमसे जुड़ रहे हैं। नहीं, लिंगायत का क्वेश्चन नहीं, हमारे कार्यक्रम, हमारे सारी चीजें देखकर जुड़ रहे हैं और हम उसका स्वागत करते हैं। आज एक ऐतिहासिक दिन है, एक नई शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी बदनीयत के साथ लिंगायत समाज के साथ अन्याय कर रही है, लिंगायत समाज की लीडरशिप को अपमानित कर रही है, उनसे धोखाधड़ी कर रही है। यही धोखाधड़ी बोम्मई सरकार ने SC, ST, OBC के हमारी भाई बहनों से की, यही धोखाधड़ी वोकालिका समाज से की। अब सब इकट्ठे हैं और बदलाव का समय है। वोट की चोट से ये सब समाज इकट्ठे होकर भाजपा को सजा देंगे। बीजेपी केवल 40% कमीशन की लूट के अंदर जुड़ी है। उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें नेतृत्व नहीं चाहिए। हमें कांग्रेस को सेवा और नेतृत्व चाहिए। इसलिए जिसे सेवा करनी है, नेतृत्व चाहिए, वो कांग्रेस में है। जो पैसा लूटना चाहते हैं वो वहां गद्दी पर बैठे हैं। उधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बड़े दिग्गज भी अपना सियासी पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया। बीजेपी के कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस में जाने वाले बाद में पछताएंगे। कार्यकर्ताओं को भी स्थान मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं को भी टिकट मिलना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सदैव कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देती है। यह लोग जो छोड़ के गए हैं, ये दोनों लोग अवश्य रूप से पछताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में काम करना यह गौरव की बात होती है। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करना हमारी सबसे बड़ी पार्टी है देश की, भारतीय जनता पार्टी, एक गौरव की बात होती है। ऐसी पार्टी में जाकर के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जो पार्टी पूरे देश भर से धीरे धीरे सफाया हो रहा है कांग्रेस का, कांग्रेस डूबती जा रही है। जैसे उस पार्टी में जाना, निहित स्वार्थ के लिए जाना, तो उनके लिए चिंता की विषय है, हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। तीसरी लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नाम हैं। 222 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई। तीसरी लिस्ट में 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई मिल रही है। बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। कुल मिलाकर 222 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है। 2 सीट, अब उन 2 सीटों पर आखिर कैसे मंथन होगा, कब तक लिस्ट आएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 222 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी की तरफ से तीसरी लिस्ट आ चुकी है। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है।
तो 224 विधानसभा सीट, ऐसे में 222 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव होना है, 13 मई को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ऐसे में समय अब बहुत कम है। तमाम पार्टियां जो है वो अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और अब ऐसे में बीजेपी की तरफ से तीसरी लिस्ट आ गई, जिसमें 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। उधर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चन्नापटना विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ काफी संख्या में लोग मौजूद थे। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी दूसरी बार इस चन्नापटना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी स्थानीय नेता सी योगेश्वरा को हराने के लिए उन्होंने ये दांव चला था। बता दें कि कई बार स्थानीय नेताओं की पकड़ इतनी मजबूत रहती है कि दूसरी पार्टियों को अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतारना पड़ता है और ये सीट उसी कहानी को बयां करती है। इसीलिए इस सीट से कुमारस्वामी चुनावी मैदान में हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कनकपुरा निर्वाचन सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। अपने नामांकन से पहले कनकपुरा में उन्होंने रोड शो किया। शिवकुमार के रोड शो में हजारों की संख्या में लोग जुटे नजर आए, जो बड़े जोश में कांग्रेस की जीत के लिए नारे लगाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान कांग्रेस कर्नाटक अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने दावा किया कि उनकी पार्टी 150 सीटों पर जीत हासिल करेगी और हम राज्य में सरकार बनाएंगे। डीके शिवकुमार ने नामांकन से पहले आयोजित रैली में बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, मैं बीजेपी और जेडीएस के एजेंडे को नहीं जानता, मैंने यहां सैकड़ों नेता बनाए हैं। बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नामांकन की तारीख खत्म होने में अभी महज कुछ दिन बचा हुआ है। बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर कर्नाटक सीएम बोम्मई ने भी इससे पहले अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन की तारीख खत्म होने से पहले कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस समेत कई दलों के लोग अपनी सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक दिनेश गुंडू राव ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए गांधीनगर से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी को अथानी विधानसभा सीट से उतारा गया। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया की कोलार सीट से कोथुर जी मंजूनाथ को मैदान में उतारा गया। कांग्रेस पार्टी ने अब तक 209 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। 15 और उम्मीदवारों की सीटों की घोषणा करना अभी बाकी है। कर्नाटक में बीजेपी उम्मीदवार के गोपालಯ್या ने महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। दरअसल गोपालಯ್या नामांकन करने जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, बीजेपी की प्रदेश में फिर सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने प्रदेश के हित के लिए काम किया है और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास तेजी से हुआ। फिलहाल चुनाव परिणाम के बाद पता चल पाएगा विपक्ष के दावे कितने खोखले हैं। सर्वे भक्त महाजनामिष्टकामना फलसिद्ध्यर्थम सकल। खबर आंध्र प्रदेश से है। सीबीआई ने सांसद अविनाश रेड्डी के पिता भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार किया। भास्कर रेड्डी को पूर्व सांसद विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले भास्कर रेड्डी का मेडिकल कराया गया। सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी ने कहा कि वो अपने पिता की बेगुनाही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बता दें, शुरू में एसआईटी ने इस मामले की जांच की थी, लेकिन जुलाई 2020 में ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने 26 अक्टूबर 2021 को विवेकानंद की हत्या के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद जांच एजेंसी ने 31 जनवरी 2022 को मामले में एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। भास्कर रेड्डी की गिरफ्तारी के खिलाफ वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ता पुली वेंदुलू में पहुंचे। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं का कहना था कि भास्कर रेड्डी निर्दोष हैं, जल्द ही सच सबके सामने आ जाएगा।
उधर आरएसएस को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद पूरे तमिलनाडु में 45 जगहों पर रूट मार्च करने का मौका मिला। इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से मार्च किया गया। साथ ही साथ कई जगहों पर बैठकों का आयोजन हुआ। बता दें, आरएसएस ने अक्टूबर 2022 में रूट मार्च निकालने का अनुरोध किया था, लेकिन तमिलनाडु पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। पुलिस ने तर्क दिया था मार्च के दौरान झड़पें हो सकती हैं, जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया। 11 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें आरएसएस को राज्य में मार्च आयोजित करने की अनुमति दी गई थी और तमिलनाडु सरकार की अपीलों को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद आरएसएस के मार्च को लेकर सियासत तेज हो गई। आरएसएस ने कहा रूट मार्च उसके नियमित प्रशिक्षण का हिस्सा है। आरएसएस आम जनता के बीच ये विश्वास जगाने के लिए अपना रूट मार्च आयोजित करता है। ये रूट मार्च इसलिए आयोजित करता है कि हिंदू समाज एक संगठित, अनुशासित और समयबद्ध तरीके से एक साथ रह सके। तो कुल मिलाकर रूट मार्च करने की अनुमति मिल गई, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि आरएसएस जो है वो रूट मार्च करेगा। आगे बढ़ेंगे, जहां तमिलनाडु सरकार के साथ ताइवान की एक कंपनी ने 2302 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ताइवान की पोऊ चेन कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी और हाई ग्लोरी फुटवियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस दौरान गैर चमड़ा फुटवियर निर्माण की एक यूनिट को स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ पोऊ चेन कंपनी के अधिकारी ने एमओयू पर साइन किए हैं। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।